हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का राज राज कॉमिक्स में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बाकीलाल का एक और राज्य कॉमिक्स विशेषांक। अब खुलेगी पोल, लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बाकीलाल का ये हास्य कॉमिक्स राज्य विशेषांक। बाकीलाल के अलावा भी राजा विक्रम सिंह की मृत्यु चाहने वालों की कमी नहीं। जब भी ऐसा कोई शत्रु अपना सिर उठाता है तो विशालगढ़ में कभी भी इस तरह का दृश्य दिखाई पड़ता। अरे ये क्या, वो ये क्या, उफ ये क्या। लोग कुछ देख करके आश्चर्यचकित तो चिल्ला रहे थे। दृश्य चौंकाने वाला भी था। जल हवा में उड़ता जा रहा है। उड़ता हुआ जल केतु महल में प्रवेश कर गया। सर्वप्रथम उसे कसरत करते हुए सेनापति ने देखा। सेनापति उसे देखकर चीख पड़ा, उड़ते जल में मृत्युदूत। सेनापति ने निकट रखी अपनी तलवार उठाकर उस उड़ते जल केतु पर प्रहार करना चाहा, किंतु ताक आह, मैं निर्वस्त्र व्यक्ति से नहीं लड़ता, पीछे हट। ही ही ही। उस जल केतु के एक ही प्रहार से सेनापति नीचे गिर पड़ा और चीख पड़ा, सैनिकों रोको उसे, उसे जीवित ही हिरासत में लेना। उस दुष्ट को मैं अपने हाथों से मारूंगा। ही 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 ही। अबे ज्यादा मत बोल, थोड़ा कम ही बोल। ही ही ही। बोलने में क्या जाता है। जल केतु को उनमें से कोई न रोक पाया और जल केतु को एक ही वार से दोनों सैनिक धाराशाही हो गए। आह शाक। जल केतु सीधा जा पहुंचा विक्रम सिंह के कक्ष में। लो बाकेलाल, तरबूज खाओ, इसकी बेल रानी नहीं उगाई थी। तरबूज में जल का भरपूर भंडार होता है। हे। तभी पास पहुंच चुका था जल केतु। जल केतु तुझे इतना जल पिलाएगा राजा कि तुझे फिर कभी जल की आवश्यकता नहीं पड़ रहेगी। ही बाकेलाल, अब तेरा ही आसरा है। बू। अरे वाह, ये सब देखकर बाकेलाल मन ही मन खुश हो रहा था। अरे वाह, कितना सुंदर दृश्य है। ही। तभी महामंत्री कुछ सैनिकों के साथ राजा के पास पहुंचता है। महल में जल केतु के आगमन का पता सबको लग चुका था। खबरदार कोई शस्त्र न चलाए वरना वो महाराज को लग जाएगा। मोहक का मस्तिष्क नन्हा तो था किंतु तीक्ष्ण था। मैं मसाल से इस जादुई जल को वाष्प बनाकर उड़ा दूंगा। ग्लुप। महामंत्री ने मोहक के हाथ से मसाल खींच ली। इससे जल गर्म हो जाएगा और महाराज का गला आलू की तरह उबल जाएगा। ही बहू, बड़ा मजा आएगा। ही। बाकेलाल मन ही मन खुश हो रहा था बड़ा। बाकी तुम कुछ करते क्यों नहीं। क्या करूं, वो वही तो सोच रहा था। अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, अन्यथा मुच्छर तो मर जाएगा, किंतु फिर मुझे कोई राजा नहीं बनाएगा। बहू, इस जलदत्त से छुटकारा दिलाएगा महाराज के बिस्तर का गद्दा जिसमें भरी है रुई। ही। और देखते ही देखते गद्दे की रुई बाकेलाल ने जल केतु के ऊपर उड़ल डाली। छपाक। मैं इस गद्दे को इस जादुई जल में डुबो दूंगा जिससे कि गद्दे में भरी रुई जल चूस जाएगी। ही। जल सूखते ही जल के प्राणी जल केतु की ताकत खत्म होने लगेगी। ही। और बाकेलाल बिल्कुल सच कह रहा था। देखते ही देखते जल केतु की ताकत खत्म हो रही थी और वो कराह रहा था। आह, तब मैं उसे आग से जलाकर आसानी से खत्म कर सकता हूँ। और देखते ही देखते बाकेलाल ने जल केतु को आग लगा दी। आह बाके और जल केतु चीख पड़ा। आग के ताप से जल केतु फर्श पर गिरकर तड़पने लगा। इसे कमबख्त मुच्छड़ को मारना ही था तो किसी एकांत स्थान पर मारता जहां बचाने वाला कोई न होता। बहू, जल केतु जलकर राख हो गया। आज बाकेलाल की बुद्धिमानी से ही महाराज के प्राण बच सके हैं। बाके पुच्ची तो देनी ही पड़ेगी। ही। पुच्ची, सत्यानाश हो तेरा मुच्छड़। जल केतु एक तिलिस्मी प्राणी था, इसलिए उसकी राख को दफनाने की जिम्मेदारी भी बाकेलाल को ही सौंपी गई। इसे दफनाए मेरी जुत्ती। किंतु सवाल ये उठता है कि जल केतु को आखिर महाराज के टेटुआ दबाने के लिए भेजा किसने। अगर वो शख्स मुझे मिल जाए तो मेरे काम का साबित हो सकता है। ही। अरे वो ये क्या। ही। कौन हो तुम। पगड़ा टोपी। ही। कौन पगड़ा टोपी। पहले तुम अपना नाम बताओ। मेरा नाम बाकेलाल है। तो सबसे पहले मैं तुझे गले लगाकर तुम्हारा धन्यवाद करूंगा। ही। मगर मैंने ऐसा क्या किया है बहू। अरे तभी दिखता है कि घास में छिपा सेनापति उनकी बातें सुन रहा होता है। अरे
ये तो भाकेलाल है। तुमने मुझे ऋषि थोबड़ाचार्य के सांप से मुक्ति दिलाई है। ही सांप से मुक्ति कब? भाकेलाल, मैं तुम्हें पूरी बात बताता हूँ। ये देखो, मेरे पास कई प्रकार की टोपियाँ पगड़ियाँ हैं। इनमें ये विशेषता है कि इनमें से जैसी भी पगड़ी या टोपी किसी को पहना दी जाए वो वैसा ही काम करने लग जाता है। ही। एक बार मैं झरझर सरोवर में स्नान करने के लिए जाने लगा तो ठहर जा दुष्ट, मैं सरोवर की देवी सरोज हूँ। तू इस सरोवर में स्नान नहीं कर सकता। किंतु मैं स्नान क्यों नहीं कर सकता? राक्षस कौतूहल भर पूछता है। क्योंकि तू पापी है। इस सरोवर में केवल ऋषि मुनि ही स्नान करते हैं, वो देख। और इशारा करते हुए जल की देवी उसे बताती है, अगर तू स्नान करेगा तो तेरे पाप जल में बहकर ऋषि मुनियों को लग जाएंगे। सामने बरसात के पानी का गड्ढा है, वहाँ कई मेढक भी स्नान करते हैं, तू वहाँ जाकर स्नान कर। ही। सरोवर की देवी की बात सुनकर मुझे अत्यंत क्रोध आ गया। अरे दुष्टा, तेरी ये मजाल, तू मुझे जानती नहीं। मैं पगला टोपी हूँ, जिसे जो टोपी पहना दूँ वो वैसा ही बन जाता है। ही। ले, मैंने तुझे पहना दी सूखी टोपी। ही। इससे क्या होगा? इसके प्रभाव से तू अपना जल सुखा देगी। ही। ओह, सरोवर का जल उछलकर बाहर चला गया। जल के अभाव में सरोजा का अस्तित्व भी समाप्त हो गया। ही। मुझे नहाने से मना करने चली थी। ही। तभी मुंह तुड़वाया एक ऋषि क्रोध में भरा हुआ वहां पहुंचा। क्रोध में भरे हुए ऋषि को देखकर वो राक्षस अचंभित हो गया। अरे दुष्ट, जिस वक्त तूने सरोवर का जल सुखाया, मैं जल में स्नान करने के लिए वहां से छलांग लगा रहा था। जल सूखने से मैं सूखे तल पर गिरा और मेरा मुंह टूट गया। बहू, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू पत्थर का बन जा, ताकि फिर तू कभी किसी को टोपी न पहना सके। ही। गुरु क्षमा ऋषिवर, मैं सांप से मुक्ति कब पाऊंगा? जिस दिन किसी जलीय प्राणी की राख तुझे स्पर्श करेगी उस दिन तू सांप से मुक्त हो जाएगा। ही। फिर मैं पत्थर में बदल गया और आज जब तुमने मुझ पर राख फेंकी तो मैं सांप से मुक्त हो गया। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। ही। अब तुम क्या करोगे? उनकी बातें सुनकर सेनापति भी चौंक चुका था। तुम्हारी मदद, बोलो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? क्योंकि उसके बाद मैं शराफत की ज़िंदगी बसर करना चाहता हूँ। ही। तुम्हारे पास कौन कौन सी टोपियाँ और पगड़ियाँ हैं? मेरे पास है धोबी की पगड़ी है, बंदर की टोपी है, किसान की का पगड़ा है, लाला की टोपी है, साहूकार की टोपी है, गीली टोपी है, सूखी टोपी है, नाई की टोपी है, मोची की टोपी है, होली में पहनने वाली टोपी है, जन्मदिन की टोपी है, मूर्ख सम्राट की टोपी है। ही। अपने टोपियों का कलेक्शन दिखा रहा है वो टोपी राज। अगर तुम किसी को किसान की पगड़ा पहना दो तो क्या होगा? तो फिर वो सारा दिन सारी रात हल ही जोतता रहेगा, जो मिलेगा उसे भी जोत देगा। ही। अगर तुम मुझसे प्रसन्न हो तो फिर मेरे राजा को किसान वाली पगड़ा पहना दो। कमबख्त बैल की तरह हल जोतते जोतते ही मर जाएगा। ही। सेनापति उनकी बातें सुनकर सोच में डूब गया। मैं तो बाकेलाल को राजपुरोहित का संदेश देने आया था, किंतु जल केतु की राख को ठिकाने लगाने के बाद नहा धोकर वो लौटे। लेकिन बाकेलाल ये क्या कर रहा है? ये तो महाराज का शत्रु है। किंतु तुम महाराज तक पहुंचोगे कैसे? क्योंकि तुम्हें देखते ही सैनिक तुम पर आक्रमण कर देंगे। ही। उसकी तुम फिक्र मत करो। तुम ये खिचड़ी टोपी ले जाओ और किसी प्रकार अपने राजा को पहना दो। बाकी काम मुझ पर छोड़ दो। ही। बाकेलाल खिचड़ी टोपी लेकर महल वापस लौट पड़ा। अरे, पास ही घास में छुपा हुआ सेनापति सोचने लगा, अरे तो बाकेलाल महाराज को खिचड़ी टोपी पहनाने जा रहा है। ही। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अगर मैंने ये रहस्य महाराज को जाकर बता दूं तो ये बाकेलाल को फांसी पर चढ़ा देंगे और फिर मैं राजा का सलाहकार बन जाऊंगा। मन ही मन में ये सब बातें सोचकर सेनापति बहुत खुश हो रहा था। शीघ्र ही, क्या कहा सेनापति? तुम्हारी ये जुर्रत! हम झूठ बोलने वालों को कौवों से कटवाने का दंड देते हैं। ही। अगर मेरी बात सत्य साबित न हो तो मैं स्वयं को कौवों से कटवाने के लिए तैयार हूँ महाराज। ही। दुष्ट बाकेलाल आता ही होगा। यहाँ पहुँचते ही वो आपको खिचड़ी टोपी पहनाने की चेष्टा करेगा। आप उसे पहन लेना,
फिर क्या सच सामने आ जाएगा। ही ही ही। सेनापति के प्रस्थान के तुरंत पश्चात ही बाकीलाल ने भीतर प्रवेश किया। महाराज को बाकीलाल का प्रणाम। ही ही ही। इसके हाथ में तो टोपी ही है। महाराज मेरे प्रणाम का उत्तर भी नहीं दिया। हाँ 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 हाँ, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। बाकीलाल लाओ ये खिचड़ी टोपी मैं स्वयं पहन लेता हूँ। किंतु महाराज आपको कैसे पता लगा कि ये खिचड़ी टोपी है और मैं आपको ही पहनाने के लिए लाया हूँ। ही 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 ही। वो ऐसे बाकीलाल की एक तो इसमें से खिचड़ी की खुशबू आ रही है, दूसरा अगर तुम ये अपने लिए लाए होते तो फिर इसे पहनकर ही मेरे सामने आते। ही ही ही। टोपी पहनते ही बाकीलाल मेरा मन खिचड़ी बनाने को कर रहा है। ही ही ही। तो फिर चलिए महाराज रसोई घर में। ही ही ही। दोनों चल पड़े रसोई घर में। रसोई घर में जल्दी में मूंग की धुली हुई दाल और चावल लाओ, आज मैं खिचड़ी बनाऊंगा। ही ही ही। फिर वाह क्या सुगंधित खिचड़ी बनी है। बाकीलाल जल्दी से सबको एकत्रित करो, मेरी बनाई खिचड़ी सबको खानी पड़ेगी। ही ही ही। सबको खिचड़ी खानी ही पड़ी। सेनापति भी खिचड़ी लेकर के मन ही मन गालियां ही दे रहा था। वाह वाह क्या बकवास खिचड़ी बनाई है। दिल कर रहा है आपकी उंगलियां भी चबा जाऊं ताकि दोबारा ऐसी वाहियात खिचड़ी ना खानी पड़े। आओ आओ बाकीलाल हम दोनों अपने कक्ष में जाकर खिचड़ी खाएंगे। ही ही ही। ये पगड़ा टोपी अभी तक आया क्यों नहीं। बाकीलाल मनी मनी सोच रहा था कि तभी पगड़ा टोपी प्रकट हो गया उन दोनों के सामने। किंतु जैसे ही दोनों उस कक्ष में पहुंचे, ही ही ही। राजा खूब खिचड़ी खा ले क्योंकि अब तेरे दिन पूरे हो गए। ही ही ही। आ गया पगड़ा टोपी। ही ही ही। बाकीलाल पगड़ा टोपी बाकीलाल के कानों में फुसफुसाता है। बाकीलाल खिचड़ी टोपी मैंने तुम्हें इसलिए पहनाने को दी थी क्योंकि टोपी पहनने के बाद राजा सभी को अपने हाथ की बनी हुई खिचड़ी खिलाता। इस प्रकार सब खिचड़ी खाने में व्यस्त हो गए और मैं सबकी नज़र बचाकर भीतर आ गया। ही ही ही। बाकीलाल ये तुम्हारे कान में क्या कह रहा है। ये खिचड़ी खाने को कह रहा है पर हम इसे खिचड़ी नहीं खिलाएंगे, तुम्हारी ये मजाल। और इतना कहते ही राजा को एक जोरदार का चाटा पड़ता है। तो फिर मैं तुम्हें राजा को पहनाता हूँ ये किसान पगड़ा। ही ही ही। अच्छा बाकीलाल अब मैं जाता हूँ क्योंकि खिचड़ी टोपी राजा के सिर से उतरते ही खिचड़ी का सम्मान खत्म हो जाएगा और खिचड़ी का असली स्वाद पता चलते ही सबको उल्टी जरूर आएगी और फिर मैं बाहर आने पर कहीं भी मुझे देख ना लें। ही ही ही। जबकि पगड़ा पहने जाते ही तेरी फू की फू प्रधानमंत्री जल्दी से एक हल मेरे कक्ष में भिजवाओ। ही ही ही। वाह मोटे पर पगड़ा का सम्मोहन चल गया। ही ही ही। फिर अरे मोटा तो कक्ष को ही जो खेत की तरह जोतने लगा पड़ा। ही ही ही। बाकीलाल आगे से हट जाओ वरना कहीं तुम्हें हल पर ना लग जाए। ही ही ही। बाकीलाल जी ये महाराज की क्या हुआ, फिलहाल तो हल से बचो। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं।